एक बार फिर से आप सभी का है स्वागत। बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा है जारी। मेरे साथ तीनों सम्मानित प्रवक्ता अलग अलग पार्टियों के जुड़े हुए हैं। अब राहुल आनंद, दरअसल आपके पास वो जो 5 ऐसे आपने पॉइंट गिनवाए थे कि जिस तरीके से आपका गठबंधन आगे बढ़ रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर के तो कोई मसला नहीं है, चिराग पासवान की बात को तो आपने दरकिनार कर दिया। अब दरअसल मामला यह है कि जो नित्यानंद रॉय की जो पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही थी उसमें अब भी आप जंगल राज का जिक्र करके वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पिछले 20 साल में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं कर पाए जिसको प्रूव करके, जिसको सामने रखकर दरअसल वोट मांगे जाए। अगर 20 साल के बाद भी एनडीए को जंगलराज के नाम पर वोट मांगने पड़ रहे हैं तो मामला गंभीर है, बेहद गंभीर है। अनम्यूट कीजिएगा राहुल। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। हाँ। सबसे पहले तो जो कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं, हाँ, उन्होंने एक प्रश्न उठाया था, वो डीएनए को लेकर बात कही थी। तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए का मतलब क्या होता है। राजनीतिक में एक व्यंग कसी जाती है और एक बहुत पुरानी कहावत भी है कि हाथ कंगन को आरती, क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो राजनीतिक डीएनए का मतलब का था कि यह शब्द राजनीतिक स्थिरता, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में कहा गया था। और मुझे लगता है कि इतना काफी है आपको समझा पाने के लिए कि वो डीएनए किस संदर्भ में कहा गया था। और नीतीश जी के डीएनए की जो बात की जा रही थी, वो जनता के मैंडेट के खिलाफ जा रहा था। उस वक्त की बात है, यानी कि जनता के विश्वास को तोड़ने वाला राजनीति था। इसलिए इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कही थी, जिसको लेकर खुद नीतीश जी ने कई बार इस बात को कहा कि हमें अफसोस है कि हमने गलत कदम उठा लिया था। और लेकिन आप कब माफी मांगेंगे, इस चीज को तो बता दीजिए। आप तो उन लोगों को बुलाकर गले में हार पहला रहे थे, चंदन और वंदन कर रहे थे और उनसे गाली सुनवा रहे थे पूरे बिहार को। और यही महागठबंधन के लोग करते हैं, जिसकी वजह से इनको आज तक बीजेपी। पूरा परिप्रेक्ष्य समझाया है खालिद अमीन साहब। प्रधानमंत्री मोदी ने किस संदर्भ में कहा, पूरा संदर्भ समझाया, शायद अब आप संतुष्ट हो गए होंगे। एक बात और कहूंगा, एक बात और कहूंगा, हाँ, एक बात और कहूंगा। हाँ, कहिए कहिए। जी, एक बात और कहना चाहूंगा मैं। राहुल कहिए, अपनी बात रखिए, ले लेंगे खालिद अमीन साहब से, जवाब ले लेंगे। हाँ, आप उल्टा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अफसोस जाहिर किया। अरे आप बिहार से हैं कि कहीं तमिलनाडु से और गुजरात से हैं खालिद भाई, कि मुख्यमंत्री को अफसोस तो जाहिर करा रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं महाराज? हैं? खालिद मतलब भाई, एक तो गाली दीजिएगा बिहारियों को और उसके बाद कहिएगा कि अफसोस जाहिर नहीं किया। अब आगे की बात कह रहे कि सुनिए। आप मुख्यमंत्री कब ने माफी मांगी, पहले इस चीज को बता दीजिए। नहीं नहीं अरे नहीं, सुनिए आपका तो सही। मतलब से मतलब नहीं अरे है। सुनिए, आप किसी मेरी बात चीज को सुनिए। पेंट पॉलिश कर करके चेंज अपने नहीं टर्म कर पे आप सकते। बोलिएगा, जो सड़ी अपने हुई टर्म एक पे गंध आ बोलिएगा। रही है, उसको देखिए, गंध आना है, एक उसको बहुत आप पुरानी कैसे रोक कहावत देंगे? है, इसको भी जान जाइए कि हाथ कंगन को क्या आरती, क्या पढ़े कहावत? लिखे को फाड़ती कहावत क्या। ये है कि ये आप सामने समझ आपके रख सकते हैं, दिया गया आप ये सारी समझ चीज। सकते हैं। मेरी बात सुनिए। नहीं, अरे मेरी आगे की बात कहावत सुनिए ये खालिद है भाई, कि फिर आप बोलिएगा ना। जब आपके आपका टाइम आएगा तो प्रधानमंत्री आप बोलिएगा। ने हमारे कांग्रेस के लोगों मुख्यमंत्री ने को, हमेशा बिहार के बिहार को मुख्यमंत्री गाली को, दिया बिहार है, की शान को गाली दिया आपके था। तेलंगाना के और मुख्यमंत्री ऐसी ने गाली गाली दिया दिया है, था आपके एमपी जो स्टैलिन बहुत ने बड़ी गाली दिया गाली है। है और लगातार गाली दिया है। आपको माफी मांगना अगर चाहिए। मेरे आपके राहुल डीएनए गांधी पे कहते थे प्रतिदिन कि चीन उठ मंदिर रहा जाते हैं, है, तो मंदिर इसका जाते हैं मतलब लोग आप लड़की समझ को रहे छेड़ने हैं? के लिए। कब माफी अगर मांगेंगे? मैं अभी कब आपको माफी बोल मांगेंगे? दूं अरे कि कब आपका माफी डीएनए मांगेंगे? बदल गया कब है, माफी तो आप उसका मांगेंगे? मतलब कब समझते हैं? माफी मांगेंगे? कब आप माफी अपने फैमिली मांगेंगे? से बाहर कब माने माफी जाइए। क्या मांगेंगे? बात कर रहे हैं अरे महाराज? कब माफी मांगेंगे? अरे आप आप राजनीतिक व्यंग नहीं कहाँ? समझते हैं। एक आप राजनीतिक जा व्यंग करके समझिए। अभी आपको देखिए। राजनीतिक में आ- परिपक्व होकर अरे आने की भाई, आवश्यकता आपसे है। जिन लोगों ने भी राजनीति में बोला, परिपक्व होकर उन्होंने आइए। पहले अभी रिग्रेट किया, एबीसीडी माफी सीखने की मांगी, उसके आवश्यकता है बाद यहाँ राजनीति आए का। बिहार। और बातों आपके को समझ प्रधानमंत्री के आज तक उलझाने माफी का नहीं जो मांगे। काम आप लोग करते हैं, और अभी आप इसीलिए बोल रहे हैं, कांग्रेस आप कितनी आज गलत इस बात बोल के स्थिति में निकल है। गए कि इसीलिए कांग्रेस मुख्यमंत्री आज ने इस उल्टे स्थिति में है। माफी मांगी। थोड़े मतलब देर के लिए, मुख्यमंत्री को आप थोड़े हाथ देर के लिए जोड़वा अगर रहे हैं, आपको पैर मेरा जो समय नहीं मिल पकड़वा जाए रहे तो हैं, कांग्रेस का इसका वोट बैंक मतलब वो चला सही जाएगा। बात है। मेरा वो समय इसका अगर आपको मतलब दे वो दिया जाए सही तो बात है कि कांग्रेस का अपने नहीं, वोट बैंक चर्चा चला का मुख्यमंत्री आधार को नहीं निकल मजबूर पा रहा कर खालिद दिया अमीन कि साहब। गलती राहुल से प्लीज, माफी मुख्यमंत्री ने मतलब मांगी। मैं दरअसल समझ भी रहा हूं, लेकिन इस तरह की चर्चा का फिर वो कोई निष्कर्ष दरअसल निकलता नहीं है। ठीक है, ये दरअसल मसला जो है वो सेंटिमेंट वाला है। लेकिन एक बयान, अब राहुल मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं उस पर आपकी सफाई चाहूंगा। आरा आएंगे, यहाँ के चीनी मिल की चाय पियेंगे, तभी हम यहाँ पर आकर के बात करेंगे। कब पियेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी चीनी मिल की चाय? क्योंकि अब तो आचार संहिता लग गई है। अब अगर सरकार बन गई तो करेंगे कोशिश, नहीं तो फिर गई 5 साल के लिए बात आगे। राहुल आपसे पूछ रहा हूं।
जी जी, मैं वही कह रहा था हाँ कि जो आपने जो प्रसंग उठाया जंगल हाँ। राज को लेकर, तो ये जंगल राज का जो ये संज्ञान था, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ नहीं है, ये हाईकोर्ट का दिया हुआ है, महागठबंधन को, आरजेडी को दिया गया था। क्या हाईकोर्ट ने लेकिन अपने इसके फैसले में लिख संदर्भ में दिया अगर था? बात करें, जो 2005 के बाद नहीं, जो आपने हाईकोर्ट ने कहा अपने कि आरजी फैसले में जंगल लिख राज दिया का था क्या नाम, राहुल? जी 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 जी, आप उसका उठाकर देखिएगा हाईकोर्ट का, उसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पे कोई राज नहीं, यहाँ जंगल राहुल, का मेरी जो राज चल रहा जानकारी है, है ना वो इसमें ये है कोई कि ये दूसरे हाईकोर्ट ने गलत अपने गलत किसी बात, फैसले में कोई नहीं ऑर्डर लिखा। नहीं है, आप ऑर्डर लेके नहीं आ सकते हैं, कोई ऑर्डर नहीं है इस बार। क्या बोल रहे थे आप? जज बहुत से हाँ, टिप्पणी देते हैं, बहुत तरह की टिप्पणी देते हैं एक जब सुनवाई रिमार्क है, चलती है। एक सुनवाई मौखिक ऑर्डर का रिमार्क था पार्ट ये, नहीं जिसको होता है। आप परोस रहे हैं उस तरीके से कि जैसे हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख दिया हो। ये हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी थी, हाँ, जो मैंने टिप्पणी आपके थी। सामने रखा। हाँ, वही और टिप्पणी दूसरी मैं जिस तरह आपको की बात आजकल बता की दूं, बहुत जाती है कि तरह की सीबीआई पे होता है, सीबीआई। दूसरी, हाँ, अरे सुनिए बिल्कुल तो वैसी सही, एक टिप्पणी दूसरी थी। बात मैं आपको बता दूं, हाँ दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यही जन स्वराज के भी लोग थे जब कहते थे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा जब जग गई तो राजनीतिक दल बनाकर उनका प्रतिकार करने लगे। यहाँ मैं आपको एक बात बता हाँ। दूं कि 2005 से 2025 तक की जो बात की जाती है, उसमें बिहार को क्या नहीं मिला, इसके संदर्भ में चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस के शासनकाल में बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए मिला था, और 2014 से 2025 के बीच में बिहार को 9 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, जो आज जगमगाती मैं राहुल ये सड़कें 9 और लाख चमचमाते करोड़ घर रुपए दिखते का हैं, वो क्या कहीं करूं, जब मुझे ना ये वो पता चीज़ है है। कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो माहाना है वो है 2685। प्रति वर्ष की बात कर लूं तो 31,500। अब मैं इन 9 लाख करोड़ रुपए का क्या करूं? ये तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मैं लेकिन आपको जनता गरीब जी की गरीब रहेगी, क्योंकि बिहार में पैसे तो आते हैं लेकिन पुल आत्महत्या कर लेते हैं नदियों में कूद कर खुद की, है ना। चूहे और वो शराब पी जाते हैं, कागज खा जाते हैं, सीएजी रिपोर्ट मिलती नहीं है, उसका मिलान बाद में हो जाएगा। 9 लाख करोड़ का मैं जिक्र यहाँ पर कंसिडर ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो आते तो शायद प्रति व्यक्ति आए देखिए, 2,685 रुपए नहीं होती माहाना। मैं आपको बता दूं हाँ कि जब आरजेडी ने सत्ता छोड़ी थी, तो उस समय बिहार की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपए थी। हमने आज 5,000 प्रति व्यक्ति आय पर लेकर जाने का काम किया, और आज प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो बिहार में 5,000 है। मैं नहीं, मानता मैं हूं कि नीति देश आयोग में की कम है, रिपोर्ट का हवाला दे मैं रहा हूं। मानता हूं कि देश में कम है। 2,685 रुपए माहाना, 31,500 सालाना बिहार का एक व्यक्ति कमाता नहीं है। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा देखिएगा, प्रति हाँ व्यक्ति आय जो है वो 60,000 रुपए के आसपास है। आप इस चीज को एक बार देख लीजिएगा। मैं लगातार इन चीजों पे चर्चा करता हूँ, इसलिए मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी एक बार गलत संदर्भ की डेटा जांच दे करने रहे की हैं राहुल आवश्यकता है। आनंद जी। 60,000 संदर्भ नहीं को है, जांचने की आवश्यकता है। 32,000 कुछ रुपया है, जो 2685 रुपए से है। हाँ, जो एनसीआरबी की भारत रिपोर्ट में 32,632 मैं रुपए आपको कुछ आता है, और मैं नीति आपको आयोग की बता रिपोर्ट में दें। 31,500 मैं रुपए। लेकिन अगर मैं NCR मोटा मोटा बता मान दीजिए। भी लूं तो 3,000 माहाना अगर बिहार का आदमी कमा भी रहा है, और 9 लाख करोड़ का आपने इन्वेस्टमेंट वहां पर कर दिया है बिहार में पिछले कुछ सालों में, जनता को क्या मिला साहब? जनता को क्या मिला? बिहार के अंदर जनता को देखा जाए तो हमने सड़कों का जाल बिछाया। पहले महागठबंधन की सरकार की अगर बात करें तो ग्रामीण सड़कें 317 किलोमीटर थी, आज 1,20,000 किलोमीटर है। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कीजिए तो मात्र 3 थी, आज लगभग आपके पास 37 इंजीनियरिंग कॉलेज है। यही नहीं, साथ में अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति आय की बात होनी चाहिए। जब बिहार को छोड़ा था, महागठबंधन ने छोड़ा था, तो उस समय बिहार का जो ये टोटल एक्सपेंडिचर था वो लगभग 22,000 करोड़ के आसपास था, आज 3.17 लाख करोड़ का है। और साथ ही साथ अगर बात करें कि बिजली उत्पादन की, इनके शासनकाल में बिजली 5 से 6 घंटा रहा करती थी शहरों में, आज लगभग 23 से 24 घंटा रहा करती है। हमारे पास चलो एक छोटा सा आंकड़ा मैं दे देता हूँ, आप इतने मेगावाट सारे बता रहे हमारे पास हैं, है। एक छोटा सा मैं दे देता हूँ। 3150 के आसपास फैक्ट्रियां थी 2005 में बिहार पे, अब घटकर 2720 के आसपास रह गई। जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया, क्राइम रेशियो कम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अच्छा कर दिया, सड़कें अच्छी बना दी, सब कुछ अच्छा कर दिया, तो फैक्ट्रियां बढ़ जाती, कम हो गई उल्टा। मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि 20 साल में 480 फैक्ट्रीज कम हो गई बिहार में। मैं आपको बताता हूं हाँ। कि जो ये केंद्र की जो पॉलिसी थी कांग्रेस के शासनकाल में, हाँ। वो बिहार के हमेशा अपोजिट रहा करती थी, तभी बिहार को उतना सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद क्या बिहार में आया? सम्मान देंगे लेकिन पलायन नहीं रोकेंगे, रोजगार नहीं देंगे, बिहार की जनता भूखे मरेगी। सिर्फ सम्मान देने के, सम्मान से पेट भर लीजिए अपना। मैं दरअसल राहुल इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हूं, आपने अगर इतना कुछ कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, क्राइम रेशियो कम कर दिया, जंगल राज खत्म कर दिया, तो फैक्ट्रियां बढ़ जाती, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती बिहार में। मैं आपकी बात को कंसिडर फिर कर लेता। लेकिन खुर्शीद आलम जुड़े मेरे साथ चर्चा में, मुंसिफ टीवी के सीनियर नुमाइंदे हैं, चेहरे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर जो हमने चर्चा की थी, आऊंगा खालिद अमीन साहब, वापस आपके पास भी आऊंगा। एक छोटी सी चर्चा दरअसल वापस सीट शेयरिंग पर मैं चाहूंगा खुर्शीद के साथ। खुर्शीद,
एनडीए और महागठबंधन दोनों की अगर तुलना की जा रही है, खींचतान ज्यादा एनडीए में है, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है। वो सारी कविताएं मैंने आज इनको सुना दी। आपके पास इंटरनल क्या खबरें दरअसल पहुंच रही है? मान जाएंगे 15 से नीचे जितन राम मांझी? खुर्शीद आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिएगा। नहीं। हाँ हाँ रहीम, असल में ये लोग जो कहें, पार्टियां अपना अपना दामन बचाने के लिए जो कहें, लेकिन आपस का जो मामला है वो पब्लिक के बीच है। और ये सीट शेयरिंग एनडीए में हो या इंडिया गठबंधन का मामला हो, इनके यहाँ जो खींचतान है वो नजर आ रहा है। अभी राहुल जी जो कह रहे थे वो बात उनकी साफ समझ में नहीं आई, लेकिन अगर ये लोग, डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अगर कैंडिडेट, और जहां जिस कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और कुछ लोग जो जोर लगा रहे हैं, अगर इन लोगों ने टिकट देने में किसी भी तरह की कोई कोताही की तो इस बार एनडीए के लिए मामला बहुत अच्छा नहीं है। चिराग पासवान का जो रुख है वो बताता है कि इस बार एनडीए को झटका जरूर लगेगा। रहीम, क्या चिराग पासवान, ठीक है, खुर्शीद साहब के पास मैं जाऊंगा और चिराग पासवान वाले उस पूरे मसले को समझूंगा। चिराग, क्या प्रशांत किशोर से मिल सकते हैं? क्योंकि हुआ यह है खुर्शीद आलम साहब, सदियों से, जब से जनसुराज का जन्म हुआ है, दरअसल कभी भी प्रशांत किशोर ने चिराग के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर को लेकर कुछ गलत नहीं बोला, ना ही ऐसी कोई राजनीतिक टिप्पणी दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं ने कभी एक दूसरे पर की है। आवाज आपकी नहीं, जरा से दोहरा दीजिए रहीम तो फिर। हाँ, मैं दरअसल खुर्शीद आलम साहब ये समझना चाह रहा हूं कि तीसरा मोर्चा बन सकता है क्या बिहार में? वो इसलिए नजर आ रहा है कि चिराग पासवान 43 से नीचे नहीं आएंगे। जिस तरह से आज वो धर्मेंद्र प्रधान से बिना मिले लौट गए वापस दिल्ली, जिस तरह उन्होंने ट्वीट किया, आज लिखा लड़ना होगा जाहिर तौर पर, क्या प्रशांत किशोर से मिल सकते हैं चिराग पासवान? देखिए रहीम, यही बात है। असल में ये लोग वो जो कुछ अपना जला हुआ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर तीसरे मोर्चे का बहुत कभी इम्कान है। चिराग पासवान हमेशा से, जब भी इलेक्शन में, आपको इन लोगों को याद हो कि जब रामविलास पासवान जिस जमाने में थे, रामविलास पासवान के पास भी इसी तरह का की अना थी। चिराग पासवान जितना सीट मांग रहे हैं और एनडीए में उनके लिए उस तरह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। पिछली बार एनडीए ने उनको देकर के जेडीयू के लिए जो मसला खड़ा किया था, वो इस बार चिराग पासवान के साथ मामला नहीं बन रहा है। चिराग पासवान अपनी जमीन और अपनी ताकत बचाने के लिए तीसरे मोर्चे की तरफ जरूर जाएंगे और कभी इम्कान है। आज जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने आप को साबित कर दिया, और जो उनका ट्वीट है, बगैर धर्मेंद्र प्रधान से मिले वो निकल गए, ये जाहिर करता है कि कहीं न कहीं दाल में काला है और एनडीए इसको। और दरअसल मांग उनकी खुर्शीद साहब जायज इसीलिए लग रही है, लोकसभा में 5 सीटें मांगी, एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें, 6 पंजों 30 तो सीधा बनता है। अगर इंसाफ और जस्टिस की बात अगर की जाए तो एनडीए को निजी तौर पर 30 सीटें दे देनी चाहिए थी, कोई चूचरा इसमें था ही नहीं। लेकिन मांझी जी नाराज हो जाएंगे, रालों वहां भी एक नया मसला दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने खड़ा कर दिया, मामला तो फंसा है। एकदम रही 30 सीट, बल्कि कुछ कंस्टिट्यूएंसी कुछ ऐसी है जिसके बुनियाद पे वो 40 मांग रहे थे। एनडीए को 35 सीट के हकदार हैं वो, 35 उनको मिल जाना चाहिए था। लेकिन बात अंदर खाने प्रशांत किशोर से जो बात हुई है, और मुमकिन है कि एक बात और गश्त कर रही है, MIM असदुद्दीन ओवैसी भी प्रशांत किशोर के टच में है। अगर प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी साथ आ जाते हैं तो इस बार इलेक्शन 2025 के इलेक्शन का रंग कुछ और होगा। ये लोग बिल्कुल, और ये इसलिए भी पुख्ता लग रहा है कि जो राजू तिवारी हैं एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ कहा था कि चौकाई सिकंदरा वाली सीट भी चाहिए, 6 पंजों 30 तो चाहिए, लेकिन साथ में ये एडिशनल सीटें और उन्होंने मांगी थी। ऐसे में बिना धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर लौटना अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। अक्षंत, खुश तो हो रहे होंगे आप भी,
आ जाए तो अच्छा है। दरअसल एक मजबूत थर्ड फ्रंट बन जाएगा, एक अलग ही तरीके का, जो दोनों गठबंधनों पर दरअसल भारी पड़ सकता है। क्यों अक्षंत? देखिए, ये बातें जो मैं अभी सुन रहा हूं, ये काफी मुझे ख्याली पुलाव जैसी ज्यादा लग रही हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि बिहार को ना दो ही भागों में लोग बांट देते हैं कि एक जो दर है वो एनडीए का है और एक महागठबंधन का है। तो एक बार, ये पहली बार है बिहार के इतिहास में कि एक पार्टी जो कि इतनी सशक्त रूप से जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए ऊपर बढ़ रही है, उस पार्टी ने एकमात्र ऐसी पार्टी बनी है जो पूरी 243 सीट्स पे लड़ने जा रही है। अब इसके कई महीने आपको ये भी समझने पड़ेंगे कि 243 सीट्स पे लड़कर हम ऐसा क्या मैसेज क्रिएट कर रहे हैं। हम बिहार में कुछ चंद एमपी या एमएलए बनाने नहीं आए हैं। हम बिहार में एक्चुअली, जो अगर मूल रूप से आप बताइएगा तो बिहार बदलाव करने में अपना योगदान देना चाहते हैं, एक आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं पूरी व्यवस्था में। क्योंकि वो व्यवस्था में आज लोग क्या मांग रहे हैं? परिवर्तन, 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 बदलाव, बदलाव, बदलाव। ये पूरा एको कर रहा है बात। अगर आप अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक और परिवर्तन बदलाव के साथ प्रशांत किशोर ये भी एको कर रहा है अक्षंत, है ना, आपके अकॉर्डिंग? बिल्कुल। अरे हमारे अकॉर्डिंग क्या सर, आप अगर ग्राउंड में जाइए, कोई भी आप रैली प्रशांत किशोर जी की देखिए, मैं मानता हूं रैलियां डायरेक्टली वोट्स में कन्वर्ट होने की संभावना कम रहती है, लेकिन आप प्रशांत किशोर जी ने तो ओपन चैलेंज दिया है कि मैं इतने पैसे ले जाना है, जिसको ले जाओ, इतनी भीड़, उसमें आप चाहे तो जो मर्जी ले, लेकिन फिर भी जो दिल से चलकर प्रशांत किशोर जी की बातों को सुनने आते हैं, जो उस बातों को मान रहे हैं, क्योंकि एक धर इतना बड़ा है जो ये मानता है, जो कि एनडीए और महागठबंधन से वाकिफ नहीं रखता है, और वो बदलाव और एक विकल्प को तलाश रहा है। अगर वो बदलाव और विकल्प के लोग जो है, जो हम प्रशांत किशोर को सुनने आते हैं, दरअसल अक्षत हुआ क्या था कि एक बयान ऐसा दरअसल प्रशांत किशोर ने दे दिया था कि उन्होंने कहा कि अगर मेरी 8-10 सीटें आ जाती हैं तो मैं तो उनको कहूंगा बाकी दलों में जाकर शामिल हो जाओ, जहां जाना चले जाओ, मुझे मेरी मेहनत शुरू से करनी है, मुझे फिर से रिस्टार्ट करना है। उस बयान के बाद ग्राफ ऑटोमेटिकली जो है जाहिर तौर पर जनसुराज का गिर गया है, क्योंकि लोगों को पता है कि आप 243 में से 200 सीटें नहीं लाएंगे, आप 122 भी नहीं लाएंगे, लोगों को लगता है ऐसा। लेकिन ये जो बयान था उससे और ग्राफ खुद ने ही गिरा लिया था। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं खुर्शीद आलम साहब? उल्टा नहीं सर, मैं एक 10 सेकेंड्स लूंगा बस आपके। आप उल्टा हमारी बात को और मजबूत कर रहे हैं कि जो मैंने आपको बात समझाई कि हम 243 सीट्स पे जो लड़ने जा रहे हैं, हम केवल कुछ चंद एमपी एमएलए बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम बिहार में आमूलचूल परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो अगर हमारे 2.5 साल 3 साल की मेहनत के बाद भी अगर लोगों को हमारी बात किसी भी कारण से नहीं समझ आई, प्रशांत किशोर जी ने वो सिचुएशन इमेजिन करके कहा, तो मैं इस परिवर्तन को, इस पूरे अभियान को कॉल ऑफ करूंगा, दोबारा से प्रयास। पूरे अभियान को देखा है खुर्शीद आलम साहब, जनसुराज का क्या है वहां पर मामला, कितना कुछ फैला हुआ है, समझाइएगा थोड़ा सा, बहुत कम समय, 2 मिनट, क्योंकि खालिद साहब के पास भी जाना है। हाँ। जनसुराज के दावे तो सब कर रहे हैं। जनसुराज का दावा जमीन पे अभी ये है कि जो भीड़ नजर आ रही है, जितनी भीड़ नजर आ रही है लोगों में, नौजवानों में जोश और वलवला इसलिए भी नजर आ रहा है कि अभी इन 5 सालों में जो 11 लाख करीब नए वोटर आए हैं, उन वोटरों में जो नया वोटर आया है उस वोटर में एक जोश है और उसको प्रशांत किशोर कैश करा रहे हैं। प्लान, बेरोजगारी, और फिर वो ये कहते हैं कि गुजरात में लगेगी फैक्ट्री और यहाँ से वोट जाएगा, ये बातें लग रही। लेकिन प्रशांत किशोर 243 पे कितना अफेक्टेड होंगे ये कहना अभी मुश्किल है। आज प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि पिछली बार हमको 28% वोट आया, लोग कह रहे हैं, और 10% हम वोट काटेंगे इनका, तो 38% वोट हमारा आएगा, तो 38% वोट हमारे लिए तकरीबन आधा से ज्यादा सीट, और हम उतना ये दावा तो करते चुके, वो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और सेफोलॉजिस्ट हैं, एक तरह के वो आंकड़ों पे बात करते हैं। लेकिन आंकड़े और जमीनी हकीकत बिहार की वो दूसरे तरह की है। बिहार में इस बार मुसलमानों ने भी कुछ स्टैंड अलग लिया है और जाति जनगणना ने दूसरे पसमानदा बिरादरियों को एक तरह से हौसला दिया है।
अब हर तरफ से कुछ ना कुछ इनको लुभाने की कोशिश की जा रही है। अभी नीतीश कुमार ने जो किया, कुछ कैबिनेट में किया उनके लिए, तो ये ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर 243 सीट पे लड़ेंगे और 243 प्रशांत किशोर के सामने अभी अगर हम लोग जो देख रहे हैं 12-13 सीटें उनके पास ऐसी हैं जो जीत सकते हैं अगर कैंडिडेट उस पे दे कायदे का तो। और लेकिन जिस तरह की बराबरी की जो कांटे की लड़ाई थी, 37% वोट शेयर महागठबंधन का था और 37 ही एनडीए का था, ऐसे में प्रशांत किशोर किंगमेकर तो बन सकते हैं, इसके चांसेस तो है। हाँ, अगर रहीम जो अगर ये दावा कर रहे हैं, हाँ, और ये परसेंटेज ऑफ वोट, हाँ, लेकिन हाँ, इसलिए भी कहा जा सकता है कि अभी जो 4 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, हाँ, प्रशांत किशोर की हार तो हुई, लेकिन वोट शेयरिंग उनका कुछ बढ़ा है कहीं। इससे प्रशांत किशोर में या उस टीम में थोड़ा सा जोश है। प्रशांत किशोर इसी रिजल्ट को रिपीट करते हैं अगर, तो एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं आने वाले इलेक्शन में। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी तो कह दिया, अगर 10-12, 8-10 आ गए तो मैं तो कहूंगा आप जहां मर्जी चले जाइए, मुझे मेरी मेहनत शुरू से करनी है वापस, है ना। वो दावा अब अक्षत तो कह रहे हैं कि वो तो हमारे कॉन्फिडेंस को दर्शा रहा है। मुझे दरअसल ये लग रहा है कि जनता तक ये संदेश ना उस फॉर्मूले में नहीं पहुंचेगा। जनता तो ये समझेगी कि अगर 8-10 आ भी गए तो दूसरे दलों में जाएंगे। समझ रहे हैं आप जी? हाँ, असल यही है। असल में देखिए, आप ही कह रहे 8-10 आ भी गए तो जनता में वो, आवाम में वो बात ना पहुंचेगी। लेकिन अगर प्रशांत किशोर, अगर ये अंदर खाने बात चल रही है, 2-3 चीजें जो आ रही हैं, प्रशांत किशोर, एक बात तो है कि प्रशांत किशोर के मामले में यह है कि प्रशांत किशोर 1 मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं, थोड़ा सा उनमें ईगो भी है, और उसी ईगो की वजह से वो, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा उनका है और पार्टी उनकी है, खर्च वो कर रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने जो कैंडिडेट देने के लिए 12-22 हजार या कुछ का फॉर्म भरा है, उससे 25 करोड़ के कुछ आसपास उनको पैसा मिलने वाला या मिला। तो ये सारी चीजें हैं। अगर प्रशांत किशोर वाकई एक लीडर की तरह बहुत सी चीजें अपने थोड़ी सी नीचे करके, MIM के साथ की जो बात चल रही है, अगर ये चिराग पासवान के साथ अगर कुछ आ जाते हैं तो ये वोट शेयर उनका बढ़ जाएगा। दलित और मुसलमानों का वोट उनके साथ जुटेगा। रहीम, आपको पता हो कि 40 से 50 सीटें ऐसी हैं बिहार में जिस पर मुस्लिम वोट डायरेक्ट कैंडिडेट को जिताने की ताकत रखता है और हुकूमत बनाने की ताकत रखता है। कुछ सीटें सीमांचल और कुछ इलाके की सीटें ऐसे हैं जहां पे 60% से लेके 22% तक की वोट मुसलमानों का है। ठीक है, अगर ये पार्टियां मुसलमानों को और दलितों को नजरअंदाज करके चलेंगे। बिल्कुल, यही चीज खालिद अमीन साहब अब आपसे समझना चाह रहा हूं मैं। अख्तरुल ईमान, असद ओवैसी कई बार मंचों से वो कह चुके हैं, अख्तरुल ईमान तो कई लेटर्स लिख चुके हैं, सिर्फ आज नहीं 3-3 महीने पहले वो लेटर लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था कि हम भी आना चाहते हैं, महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, हमारा भी मिशन है एनडीए को हटाना, बीजेपी को हराना है। क्या था ये मामला, क्यों बात नहीं बन पाई? क्योंकि बात हरियाणा में नहीं बनी थी, कुछ ही सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ, और इतना बड़ा डेंट दिया आम आदमी पार्टी ने, 13 सीटें हरवाई आपको। देखिए, इसका सीधा सा मामला ये है कि अख्तरुल ईमान साहब की छवि जो है बिहार में बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी में जो उनके सदर हैं ओवैसी साहब के बारे में जो आम परसेप्शन है लोगों का या उनके भाई के बारे में, वो उनका ये मिला, मतलब उनकी रिक्वेस्ट आया और वो सर आंखों पे था सबके। लेकिन जब एनालिसिस हुआ तो लगा कि फायदे के बदले कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि उनके भाई साहब के कुछ ऐसे भाषण है, तो अगर वो लोग अपने इमेज पे काम कर लें और उसको अच्छा कर लें तो कोई भी पार्टी पागल नहीं है कि कुछ वोट वो अपने इधर उधर जाने दे, वो उसको साथ में लेकर के चलेगी। लेकिन इसके लिए पहल उनको करना पड़ेगा और उसको खालिद अमीन साहब, मैं समझ रहा हूँ, फॉर्मूले को पूरा समझ रहा हूँ। अगर MIM ने 8-10 जिता भी दिए, उन्हें आना तो आपके पास ही है समर्थन देने के लिए, अगर आपकी सरकार बनती है, वो चीज मैं समझ रहा हूँ। लेकिन 6-7 वो जीतने की बजाय वो 6-7 तो जीत लेंगे, लेकिन आपका 12-13 पर 15 पर नुकसान ना कर दे, वो है मसला, वो है मामला। देखिए,
अब 12 पे नुकसान होता है और 40 पे या 70 पे नुकसान होता है, तो कौन बड़ा नुकसान है वो तो पार्टी देखेगी। और मेरी सिर्फ यही है, मतलब वो थोड़ी सी मेहनत कर लें, अपना वो जो उनके भाई साहब का मामला मैं उस पर अग्री कर रहा हूं। मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज जब खटक रही थी, मुझे लगा था कि बीजेपी कहीं ध्रुवीकरण में उसका इस्तेमाल ना करे अगर एमआईएम के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन नुकसान कहीं ना ज्यादा मतलब कर दे, उस चीज का खदशा है, डर है। नहीं, नुकसान और उसका प्रॉपर एनालिसिस हो रहा है और आगे भी होता रहता है, और टाइम टू टाइम हर पार्टी अपने एनालिसिस करती रहती है। अब मैं थोड़ा सा हाँ। खुर्शीद साहब जो आलम साहब जो बोल रहे थे उस पर 1 मिनट अगर बोलना चाहूँ, इजाजत आप? बिल्कुल बिल्कुल, वक्त है, एक मिनट का वक्त। खुर्शीद आलम साहब ने कहा कि बाई इलेक्शन का जिक्र किया प्रशांत किशोर जी का, तो बाई इलेक्शन का जो मामला था इस बार, वो सरकार बनाने और बिगाड़ने पे उसका कोई असर नहीं था। 6 महीने का इलेक्शन था, तो उस पे तजुर्बा किया उन्होंने। सिर्फ 4 सीट का मामला था, उस पे उन्होंने काम किया। वोटर के दिमाग में था कि नया तजुर्बा हम लोग करते हैं, तो वो एक अलग चीज था। लेकिन अभी जो हाल है, तो धावक 2 तरह के होते हैं मुकाम साहब। एक धावक होता है जो ग्रुप में दौड़ता है और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, और एक धावक अकेले दौड़ता है जो खुद को फर्स्ट घोषित करता है। अभी हालात ये है, और ये हम इतना जीतेंगे और हम ही परिवर्तन लाएंगे, ये इल्यूजन है, और इससे निकल करके धरातल और वास्तविकता पे काम करना चाहिए उनको। ये वो एफर्ट बहुत अच्छी है कि उन्होंने कुछ गांव देखे चले, क्योंकि बहुत ज्यादा उनका लगाव नहीं रहा था बीच में, बाहर फॉरेन रह रहे थे। फिर मोदी जी को लेकर के आकर के उनका प्रचार कर किया, उन्होंने डिजाइन किया, वो सारा चीज उनको एस्टेब्लिश कराने में उनका बड़ा रोल था, वो एक एजेंसी का पार्ट थे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलग होती है, और पॉलिटिकल पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना के चलाएंगे तो जो आपके साथ लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें भी डिमोटिवेशन पैदा होता है। नहीं, लेकिन ये भी सच है खालिद अमीन साहब, युवा जुड़े हैं प्रशांत किशोर के साथ। युवाओं का एक बड़ा ग्रुप जो है वो ऐड तो हुआ, शामिल हुआ है। अब वो रसूख कितना बना पाएंगे वो एक अलग मसला। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए, खालिद अमीन साहब, अक्षंत और खुर्शीद आलम साहब, और साथ ही राहुल भी कुछ देर के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बताते चले, सिर्फ 9 दिन पहले मरहले में और 12 दिन दूसरे मरहले में पर्चाए नामजदगी यानी नोटिफिकेशन की जो तारीख है वो शुरू हो जाएगी। उससे पहले सीट शेयरिंग होगी, फिर उम्मीदवारों की फहरिस्त आएगी। बहुत कम समय बचा है। दोनों ही जो गठबंधन है वो अपनी अपनी बातचीत को हल करने की तरफ लगे हुए हैं, लेकिन मसला एनडीए में थोड़ा सा फंसा हुआ है। विभाग मुंसिफ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लूंगा इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।